देश में नया टैक्स लागू हो गया है। अब इस देश में एक देश एक टैक्स एक मार्केट का समय आ गया है। कुछ ही देर पहले लागू हुआ है जीएसटी। एक भव्य समारोह में लॉन्च किया गया है, लगभग उतना बड़ा समारोह जितना बड़ा समारोह इस देश की आजादी के वक्त हुआ था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात साफ कही कि एक तरह से हम अब आर्थिक आजादी के समारोह को मना रहे हैं। और उन्होंने अपने भाषण में कई बहुत रोचक उदाहरणों के साथ ये बात समझाने का प्रयास किया। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं अजय बग्गा, और दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा, और टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली, और पीडब्ल्यूसी के इनडायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट प्रशांत अग्रवाल। सबसे पहले हर्षवर्धन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने ये जो आयोजन देखा सुना, इससे एक लाइन का संदेश क्या निकल रहा है, और कल सुबह आप जो लोग इस वक्त देख रहे हैं और कल जब वो बाहर निकलेंगे उनके मन में क्या छाप छूटी हुई होगी? देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि जो आज का ये मिडनाइट सेशन जीएसटी पास करने के लिए प्रधानमंत्री ने, और एक तरह से प्रधानमंत्री ने ये पूरे देश के हर पार्टी का आयोजन था। ठीक है कि बाद में कुछ वजहों से कांग्रेस, लालू यादव, ममता बनर्जी उससे बाहर हो गए, लेकिन देश को एक ऐसा सुधार जिससे उसे लग रहा है कि जब हम आज की बात कर रहे हैं, चूंकि रात के 12 बज चुके, तो अब आज शुरू हो गया ये 1 जुलाई से इस देश में टैक्स को लेकर आम लोगों को मुश्किलें कम झेलनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री खुद उस अभियान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें लगभग विपक्ष उनके साथ है, तो शायद बहुत ज्यादा ये गुंजाइश नहीं है कि उस पर राजनीतिक छींटाकशी भी ज्यादा अब होगी। और जो सबसे बड़ी बात रही कि जब अरुण जेटली बोलते हैं वित्त मंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो उन दोनों ने इसका पूरा श्रेय जो 2000 से 2017 यानी असीम दास गुप्ता के अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते पहली बार एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन बनने से लेकर आज की तारीख तक जो एक बड़ा एक देश एक कर का ये कानून लागू हुआ, उसमें पूरा देश एक साथ है। कम से कम ये संदेश लेकर मुझे लगता है कि सुबह लोग बाहर निकलेंगे। जी, मैं कुछ देर में जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले विनोद शर्मा जी, आपको भी लगता है कि जो विवाद शुरू हुआ है इस आधी रात के समारोह को लेकर, वो कल सुबह खत्म हो जाएगा, या अभी आपको लगता है वो जारी रहेगा? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि हमें इस टैक्स से कोई खास ऐतराज नहीं है, हमें ऐतराज है उस अंदाज से जिस अंदाज में आधी रात को यह समारोह किया गया है, और एक तरह से इसे आजादी के समारोह के बरक्स खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहले तो मैं आपसे हैप्पी गुड्स एंड सर्विस टैक्स मॉर्निंग कह दूं। दिन बदल गया है और आज से जीएसटी लागू है। देखिए, मैं समझता हूं कि मैं प्रधानमंत्री की जो भाषण होते हैं बहुत ध्यान से सुनता हूं। बहुत से उनके ऐसे भाषण रहे जिनसे मैं मुतमईन नहीं हूं, लेकिन आज का इनका वो जो भाषण था वो उस पहले भाषण की तरह था जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से दिया था। और इसमें प्रधानमंत्री ने ये बताया कि ये सेंट्रल हॉल वही जगह है जहां पर पदार्पण हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स ने किया जब हमारा देश आज़ाद हुआ। और उसमें उन्होंने सबके नाम लिए, पंडित नेहरू के, मौलाना आज़ाद के, बाबू राजेंद्र प्रसाद के, सरदार पटेल के। और दूसरा, अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा, जब ये कहा कि जीएसटी जो है वो गरीबों के लिए सकारात्मक होगी, गरीबी अभी भी इस देश में है। और उसके साथ फिर उन्होंने कहा, बावजूद इसके कि जो जितनी भी सरकारें मुझसे पहले आई हैं सब ने कोशिश की है कि गरीबी दूर हो, लेकिन फिर भी अभी भी बची हुई है और उसको दूर करना है। तो मैं समझता हूं कि ये जो अप्रोच थी आज के दिन प्रधानमंत्री थी कि ये सकारात्मक थी और ये विवश करेगी विपक्ष को विचार करने के लिए। विपक्ष जीएसटी के खिलाफ नहीं है, विपक्ष ने और सत्तारूढ़ दल ने मिलकर सबने बनाया है। जैसे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा दिया गया, टीम इंडिया एफर्ट बोला गया है इसको, और सही में है भी टीम इंडिया एफर्ट। ये 2002-03 में शुरू हुआ था अटल जी के टाइम, और उसके बाद मनमोहन सिंह के टाइम में इसको आगे ले जाया गया, और अब नरेंद्र मोदी के टाइम में इसको डिलीवर किया गया है जीएसटी को। तो मैं समझता हूँ जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी, और मैं इसमें कोई ऐसा इम्प्रेशन देने की कोशिश नहीं की कि ये जो आज का फंक्शन है ये उस
1947 की जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच थी प्रधानमंत्री नेहरू की, उसके कंपटीशन में है। उन्होंने यही कहा कि इंडिया इज मूविंग फॉरवर्ड और सब लोग मिलके चल रहे हैं और इससे फायदा होगा इस टैक्स से। इसमें कुछ कमियां आ सकती है, इसमें कुछ दिक्कतें हो सकती है लोगों को, लेकिन वो दिक्कतें भी सुलझानी पड़ेंगी। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ प्रशांत जी, भारत एक नए युग में यानी जीएसटी युग में तो प्रवेश कर ही चुका है। उन तमाम दर्शकों के लिए जिनके लिए अभी भी महंगी हो गई है उनकी बिस्किट और चाय पत्ती, क्या कहेंगे? देखिए, जीएसटी के आने से थोड़ी दिक्कतें सबको होंगी, लेकिन उम्मीद यही है कि जीएसटी सबके लिए एक सुलझा हुआ टैक्स रिजीम होगा, जिसकी वजह से ना ही सिर्फ बिजनेस करने वालों को फ़ायदा होगा, एंड कस्टमर तक एक बेनिफिट जाएगा। वही चीज़ फाइनेंस मिनिस्टर जी ने भी बताने की कोशिश करी और प्रधानमंत्री जी ने भी। उम्मीद यही है कि जो आज तक टैक्स पे टैक्स लगता रहा है, जीएसटी के आने के उससे वो हट जाएगा और चीज़ों के जो दाम हैं वो बढ़ेंगे नहीं, हो सकता है कई जगहों पे कम भी हों। कुछ चीज़ों के दाम जहाँ पे रेट ऑफ टैक्स बढ़ रहा है थोड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन उम्मीद यही है कि कस्टमर को या कंज्यूमर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जीएसटी के आने से। जी, शरद कोहली, आपने तो काफ़ी लंबा सफ़र इसके साथ तय कर लिया है। जीएसटी के साथ आप छोटे व्यापारियों से मिलते हैं। आज की तारीख में अभी जिस वक्त 12 बजे राष्ट्रपति ने लॉन्च किया, उसके साथ ही एक बड़ी चेन ने एक सेल शुरू कर दी है 2 घंटे की, जीएसटी शुभ रात्रि सेल है। उसके साथ अगर आप देखें तो हम लोग जो बड़े चेन्स हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, उन्होंने बड़ी तैयारी कर रखी है, लेकिन जो तकलीफ में दिख रहे हैं वो हैं छोटे व्यापारी। छोटे व्यापारियों को आपको लग रहा है कुछ अभी राहत की सांस मिलेगी या अभी उनके लिए डगर बहुत कठिन है? आलोक, देखिए, कुछ देर के लिए आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो कष्ट की बात हटा के और 2 लाइनें कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी अभी विनोद जी ने जो है हैप्पी जीएसटी बोला, तो मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, जीएसटी के आने से जिंदगी में और देश में बात बन गई। तो देश का जिस्टीकरण आलोक हो चुका है। मैंने नया शब्द निकाला, जिस्टीकरण हो चुका है। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो अभी भाषण दिया, उस भाषण को हम उसमें से 2-3 मुद्दे अगर उठा के देखें, उसमें उन्होंने फेडरल कोऑपरेटिज्म की बात करी, उसमें उन्होंने टैक्स टेररिज्म की बात करी, उसमें उन्होंने और भी बहुत मुद्दे उठाए और उन्होंने तकलीफ की बात खुद ही करी। हमने जो आपने सवाल पूछा है, प्रधानमंत्री ने उसका खुद ही जिक्र कर दिया है। अब देखना सुबह ये है आलोक कि वो पहली इनवॉइस जो जीएसटी के अंडर, अब 12 बज चुके हैं, कि वो कौन बनाता है और वो एक भारत की गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ जाता था कि पहली इनवॉइस जो जीएसटी की थी इन साहब ने बनाई थी। तो ये एक देखने वाली बात है। बाकी जहां तक छोटे व्यापारियों की आपने मेरे से पूछी है बात, छोटे व्यापारियों के लिए शुरू में ये राह थोड़ी कठिन है, इसमें कोई दो राह नहीं है। खासकर उन व्यापारियों के लिए आलोक जिनके पास आज की डेट में कंप्यूटर की प्रणाली नहीं है। 60% छोटे व्यापारियों के पास कंप्यूटर नहीं है। वो अब कैसे करेंगे? जीएसटी सुविधा केंद्र में जाएंगे और मुझे लग रहा है कि सुबह उठते ही वो लोग जो है कहीं तलाश करेंगे कि हमारे नजदीक का सुविधा केंद्र कौन सा है, जरा जाके देख लें। देखिए आलोक, कल कोई रिटर्न तो फाइल करनी नहीं है, पर ये एक बड़ी उत्सुकता होगी देखने की कि देखें जरा वो नेटवर्क कंप्यूटर पे लगता कैसा। आज तक तो हमें दिखा नहीं, वो तो नॉर्थ ब्लॉक में सीमित था। आज वो बाहर निकल के आएगा तो देखेंगे जरा वो है कैसा। उस पर कोशिश करेंगे लोग इनवॉइस भी लोड करने की। देखें साहब लोड होती है कि नहीं होती। भले ही रिटर्न अभी सितंबर में फाइल करनी है और 3B तो अगले महीने फाइल करना है, परंतु ये उत्सुकता अवश्य बनी रहेगी कि इसको कैसे किया जाए। तो उन छोटे व्यापारियों के लिए आलोक थोड़ी सी ये डगर जो है ये कठिन अवश्य अभी दिख रही है, पर मेरा ऐसा मानना है 2, 3, 4 महीने में आहिस्ता आहिस्ता करके आप इसके आदी हो जाएंगे और ये एक आसान प्रक्रिया बन जाएगी। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने बोला है कि धीरे धीरे करके आप इसको सीख जाएंगे और सीखते सीखते आपको इसकी इतनी आदत हो जाएगी कि आप पुराने टैक्सेस को हमेशा के लिए भुला बैठेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा सा धीरज के साथ लेकिन हालांकि काम लेना होगा सभी को। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी को एक नया नाम दिया है। उन्होंने कहा है जीएसटी का मतलब है गुड एंड सिंपल टैक्स। उन्होंने इसे टैक्स ही नहीं आर्थिक रिफॉर्म का बड़ा कदम बताया है। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, लेकिन वो आर्थिक रिफॉर्म का भी एक अहम कदम है। जीएसटी
आर्थिक रिफॉर्म से भी आगे एक सामाजिक रिफॉर्म का भी एक नया तबका जो एक ईमानदारी के उत्सव की दिशा में ले जाने वाला ये बन रहा है। कानून की भाषा में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन जीएसटी से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। ये जो दिशा हम सब ने निर्धारित की है, जो रास्ता हमने चुना है, जिस व्यवस्था को हमने विकसित किया है, यह किसी एक दल की सिद्धि नहीं है, यह किसी एक सरकार की सिद्धि नहीं है, ये हम सबकी साझी विरासत है। जी, जीएसटी हम सबकी साझी विरासत है, ऐसा कहा प्रधानमंत्री ने। मैं बग्गा साहब आपसे पूछना चाहता हूं, एक सवाल वित्त मंत्री की स्पीच से निकलता है। उन्होंने कहा कि एक फ्रेगमेंटेड इकोनॉमिकली फ्रेगमेंटेड नेशन, आर्थिक रूप से बिखरे हुए बंटे हुए देश को एक सशक्त अर्थव्यवस्था में, एक मजबूत और जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट कर देगा ये टैक्स। इससे आपको कितनी उम्मीद दिख रही है? साथ में जो उन्होंने कहा है कि नई यात्रा शुरू होगी और अपार संभावनाओं के दरवाजे खुल जाएंगे व्यापारियों के लिए, वो व्यापारियों के लिए नहीं, मुझे लगता है बाकी देश के लिए भी खुलेंगे। आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए आलोक जी, विश्व का सबसे बड़ा कॉमन मार्केट बन गया आज, ये ऐतिहासिक है। जैसे लोग अमेरिका में कहते हैं जब जॉन एफ कैनेडी को गोली लगी थी आप कहाँ थे, वैसे ही जब हम स्कूल कॉलेज में थे इंदिरा गांधी को जब गोली लगी थी आप कहाँ थे, वैसे ही ये याद रहेगा। या मनमोहन सिंह की जब बजट 91 की पेश हुई, जब बिग बैंग रिफॉर्म आए, वैसा ही ये आज का दिन है। हम याद रखेंगे कि कहाँ थे हम और कैसे देखा। ये बहुत ज़रूरी है सिंबॉलिज्म, रिचुअलिज्म होना देश में। अब इसको देखिए, कंटिन्यूटी में देखिए, जो ये जनधन, आधार, मोबाइल जो जैम ऑलरेडी बना दिया था, उसके आगे अब जीएसटी लगा दिया। ऐसा एक इन्होंने पूरा ढांचा क्रिएट कर दिया है जिसमें आप छुपने की जगह नहीं है। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सामने वाला अगर उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट ना भी करे, फिर भी वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि एक लेग तो आएगा ही। अनऑर्गेनाइज्ड टैक्स जो नहीं देते उनके लिए ज़रूर हानि का विषय है। तो ऑर्गेनाइज के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी, जो टैक्स भरते हैं ईमानदारी से, उन सब के लिए अच्छा है। दूसरी बात है, एक फ्रैगमेंटेड मार्केट, आपको 29 रजिस्ट्रेशन करने थे, वो तो अभी भी हैं, बट ये है कि ये नहीं है कि किसी स्टेट में वैट 14% था, किसी का 12 था, किसी का 4 था, कोई वैट इनपुट क्रेडिट नहीं देते थे, वो सब अभी निकल गई सीमाएं। एक भारत कॉमन मार्केट बन गया और इसके बहुत अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मैं तो विश्लेषण कर रहा था यहीं बैठे हुए, 10-15 चीज़ें तो मैं ऐसे ही लिख डाली। अब देखेंगे हम आगे जाके, मार्केट बहुत तेज़ी से देखेगा, ये मार्केट फ्रंट फॉरवर्ड लुकिंग होता है, और हमारी उम्मीद है कि ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है जो ये एनिमल स्पिरिट्स को अनलीश करेगा। और मैं कहता हूँ 1-2 साल में आपको डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ भी दिख सकती है इस रिफॉर्म के चलते। जी, यहां से मैं विनोद शर्मा जी के पास एक बार फिर जाना चाहता हूं। विनोद जी, वर्षों से, बहुत समय से इस देश में बहुत बड़ा तबका इस अरमान के साथ जी रहा है कि एक दिन वो एनिमल स्पिरिट अनलीश होगी, एक दिन हम एक ऐसी ग्रोथ रेट हासिल करेंगे जो दुनिया के दूसरे देशों में नहीं दिख रही है। आपको याद होगा, एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहलाता था और भारत को लगातार एक तरह से चिढ़ाया जाता था उस रेट के साथ। हम वहां से जंप स्टार्ट किया हमने और वहां से यहां तक पहुंचे हैं। अब एक 10 का दहाई का आंकड़ा अटका हुआ है कि ग्रोथ रेट क्या हमारा डबल डिजिट में जाएगा। आपको एक चीज तो मैं ये पूछ रहा हूं कि उसकी संभावना कितनी दिख रही है। दूसरा, अब इसके बाद पॉलिटिक्स कैसे पैन आउट होती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो नोटबंदी जैसे अलोकप्रिय फैसले का भी क्रेडिट ले गए और उसका फायदा उठा लिया उन्होंने,
वो जीएसटी का पॉलिटिकल फायदा उठाएंगे, कितना उठाएंगे? देखिए, चलते हैं वापस प्रधानमंत्री के भाषण पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ टैक्सेशन रिफॉर्म नहीं है, ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म है और एक सोशल रिफॉर्म भी है। अब जब सोशल रिफॉर्म्स की बात आती है तो फिर जो इस सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसमें और इसकी सोशल पॉलिसीज़ में कितना समन्वय है, उसकी बात उभर के सामने आ जाती है। कोई भी मुल्क जो तरक्की शुदा होना चाहता है या तरक्की कर रहा है या करने के लिए अग्रसर है, उसके नागरिक एक दूसरे से मिलके रहना ज़रूरी है उनको। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री इस इनिशिएटिव का, बावजूद इसके कि इसमें शुरू में तकलीफ़ें होंगी और ये रिस्क है, ये बहुत बड़ा रिस्क है उनके लिए, क्योंकि आने वाले महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं और अगर इसके चलते महंगाई बढ़ गई, जॉबलेसनेस अगर आई शुरुआत में, जो इसको टीथिंग ट्रबल्स बोलते हैं, तो एक तरह से इलेक्टोरली उनको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन नुकसान अगर हो भी, कम से कम ये मानना पड़ेगा कि डिमोनेटाइजेशन, उस पर हम उसके आर्थिक इम्प्लीकेशंस पे बहस कर सकते हैं, लेकिन अगर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से मैं देखूं, और मैं प्रधानमंत्री का कोई बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं रहा, लेकिन आज मैं समझता हूं समय है कि जो बात सही है करनी चाहिए, कि प्रधानमंत्री ने बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया। डिमोनेटाइजेशन जो था वो मेजर पॉलिटिकल रिस्क था। हाँ, उसको दूसरी नज़र से भी विपक्ष ने देखा, वो अलग एक बहस है। और ये जो जीएसटी है वो आज के करंट जंक्चर पे जीएसटी को इम्प्लीमेंट करवाना, बावजूद इसके की सलाह ये थी कि थोड़ी देरी कर लीजिए और तैयारी ज़्यादा हो जाएगी, उससे भी वो भी एक पॉलिटिकल रिस्क उन्होंने लिया। और उसको किस तरह से वो जनता को आश्वासित करते हैं उसके बारे में वो आने वाले महीनों में हम देखेंगे। लेकिन ये बात सच है कि इस देश में जब तक अमन और शांति नहीं होगी, इस देश में जो सड़कों पे हम कुछ ऐसे कुकर्म देख रहे हैं वो बंद नहीं होंगे, तो इस देश की आर्थिक जो फ्यूचर है उस पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे। कैपिटल कहीं भी उस सोसाइटी या मुल्क में नहीं आता है जहां पर अमन ना हो। कैपिटल सबसे ज़्यादा अमन पसंद है और स्टेटस कोइस्ट है, और इसलिए कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे लोकल जो इंडस्ट्रीज है उनको इनकरेज करने के लिए कि वो निवेश करें, वो इन्वेस्टमेंट्स करें, तो उसके लिए हमको एक इंटरनली अपने लोगों को बाइंग कैपेसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो माल खरीद सके, और अपने एक्सपोर्ट को एक कॉम्पिटिटिव एज देना पड़ेगा। ये सब बातें इकोनॉमिस्ट आपको बताएंगे, लेकिन मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट ये समझता हूँ कि जब तक इस देश में सामाजिक तौर पर शांति स्थापित नहीं होगी, आप जितने बड़ी मर्जी कानून बनाते रहें, आपको उससे वो पूरा फायदा नहीं होगा जितना आप डिजर्व करते हैं। जी विनोद जी, हर्षवर्धन, इसी पॉइंट पर मैं आपसे एक टिप्पणी, छोटी टिप्पणी चाहता हूं क्योंकि समय कम है। सामाजिक रूप से जब तक शांति नहीं होगी तब तक किसी तरह के आर्थिक सुधारों का फायदा नहीं होने जा रहा है। उस फ्रंट पर सरकार की तरफ से क्या बड़ा मैसेज चाहिए जिससे कि हम इतने बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म का फायदा उठा सकें? आलोक जी, मुझे लगता है कि इस पे तो किसी को भी संदेह नहीं हो सकता है और यहाँ बहस की गुंजाइश भी नहीं है कि अगर समाज में शांति नहीं हो और भारत जैसे देश में मेरी आवाज आ रही है? नहीं, हर्षवर्धन की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम अब। जी आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आ रही है जी। तो मैं ये कह रहा था कि जो विनोद शर्मा जी कह रहे हैं और जो सवाल आपने पूछा, तो उसका एक लाइन में जवाब ये है कि निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की जो एक कहें कि जो इसका रेनबो है, उस रेनबो को डिस्टर्ब करके किसी भी आर्थिक तरक्की या कहें कि देश की तरक्की का कोई खाका तैयार नहीं हो सकता है, इस पर किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक चीज जो शुरुआत जिसकी हालांकि बुरे तरीके से होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को हमेशा बहुत सशंकित तरीके से देखा जाता है, लेकिन इसका अच्छा पहलू जो मैं देख पाता हूं कि जितने भी फैसले हुए वो अभी लीस्ट पॉलिटिकल रिस्क वाला फैसला है जीएसटी, इस पे तो सब सहमत हैं, सबको लगता है कि ये तो होना ही था। लेकिन उसके पहले के जो पॉलिटिकल रिस्क उन्होंने लिए, और जब वो गौरक्षकों के खिलाफ बोलते हैं, जब वो अहमदाबाद में जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और ठीक नगर निगम के पहले मंदिर और मस्जिद दोनों को एक
साथ हटाते हैं अतिक्रमण को लेकर, तो मुझे लगता है कि उनकी जो उनको विजन है वो बहुत क्लियर है। और जब वो कहते हैं कि अगर आप शौचालय नहीं करते हैं और आप देवालय की तरफ जा रहे हैं तो बिना शौचालय के देवालय, तो मुझे लगता है कि ये अगर छोटी छोटी बातें देखें तो शायद देश के एक ऐसे जो ट्रैक रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री का, उसको देखते हुए हमें ये भरोसा रखना चाहिए कि वो जिस तरह के रिस्क लेके फैसले कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने ऐसे फैसले किए हैं जिनमें उन्होंने रिस्क लिया है, और आगे अब हमें उम्मीद करनी पड़ेगी कि आर्थिक मोर्चे पर नहीं, राजनीतिक मोर्चे पर भी वो कुछ ऐसे बड़े रिस्क लेकर फैसले करेंगे जिससे इस देश को समग्र रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में अब समय खत्म हो रहा है, लेकिन चलते चलते मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं जो वर्षों पहले मुलायम सिंह यादव ने अपने बजट भाषण में सुनाया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल सटीक बैठता है, इसलिए सुना रहा हूं और उसके साथ कार्यक्रम खत्म करेंगे। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर रिस्क ले रहे हैं तो इस देश को उनका साथ देना होगा, तभी इस रिस्क का बड़ा फायदा न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को हो सकता है, उन्हें न हो, लेकिन इस देश को होगा। इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।